जब भी किसी मेडिकल डायग्नोसिस या कह लीजिए किसी बीमारी की बात होती है ना, हम्म। तो आमतौर पर एक बहुत ही सटीक और सीधा जवाब की उम्मीद की जाती है। हाँ, बिल्कुल एकदम ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर चाहिए होती है सबको। सही कहा। बिल्कुल इंजीनियरिंग की तरह। मतलब मान लीजिए किसी के हाथ की हड्डी टूट गई है, तो एक्सरे मशीन में वो टूटी हुई सफेद लाइन बिल्कुल साफ दिख जाती है। जी। और डॉक्टर बस उस पर उंगली रखता है और बता देता है कि भाई देखिए, यहाँ हड्डी टूटी है और यही मुख्य दिक्कत है। और इससे ना एक अजीब सी तसल्ली भी मिलती है। मतलब इंसानी दिमाग को चीजें साफ साफ दिखना और उन्हें स्पष्ट श्रेणियों में बांटना बहुत पसंद है। बिल्कुल। युद्ध और शांति भी ऐसे ही दो एकदम स्पष्ट शब्द लगते हैं सुनने में। हाँ, लेकिन जब भू राजनीति, सैन्य रणनीतियों और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की दुनिया की बात आती है ना, तो अचानक वो जो एक्सरे मशीन है वो काम करना बंद कर देती है। एकदम सही। क्योंकि वहां कोई साफ टूटी हुई सफेद लाइन होती ही नहीं है। बिल्कुल नहीं होती। जमीनी हकीकत में हम अक्सर एक ऐसे डायग्नोस्टिक परिदृश्य को देख रहे होते हैं जो ईमानदारी से कहें तो बहुत ही ज्यादा धुंधला होता है। और ये धुंधलापन ही सबसे बड़ी चुनौती है। तो इसी धुंधली तस्वीर को थोड़ा साफ करने के लिए स्टाइलो न्यूज इंटेलिजेंस अपडेट के इस गहन विश्लेषण में सभी श्रोताओं का स्वागत है। जी। और आज का ये विशेष बुलेटिन प्रोवेव एआई द्वारा प्रायोजित है, जो कि एआई संचालित ओपन सोर्स इंटेलिजेंस प्रोग्राम स्टाइलो इंटेल ऑप्स और वेब और मोबाइल ऐप्स पर उपलब्ध स्टाइलो न्यूज के निर्माता हैं। बिल्कुल। तो आज हम पूर्वी एशिया के नक्शे पर जरा करीब से नजर डालेंगे। आज 5 मई 2026 है। जी। और हमारे पास पिछले 2 हफ्तों का यानी 20 अप्रैल से 1 मई 2026 तक के खुफिया दस्तावेजों और घटनाओं का एक बहुत ही विस्तृत डेटा सेट है। तो आज का हमारा जो मिशन है वो ये समझना है कि इन सभी घटनाओं का विश्लेषण करके क्या हम ये कह सकते हैं कि चीन ताइवान पर हमले की कोई वास्तविक तैयारी कर रहा है। देखिए, यहाँ एक बात मैं बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहती हूँ। जी बताइए। इस पूरे विश्लेषण का उद्देश्य ना तो किसी का पक्ष लेना है और ना ही बेवजह का डर फैलाना है। बिल्कुल, हम बस तथ्य सामने रख रहे हैं। एकदम सही। हम केवल जमीनी हकीकत, सेनाओं की हलचल और सोशल मीडिया के जो रुझान हैं उनके आधार पर एक संतुलित तस्वीर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल बिना किसी बायस के। तो चलिए सीधे नक्शे पर चलते हैं। अगर हम फिलीपींस के पालावान और लुजोन द्वीपों की भौगोलिक स्थिति को देखें ना, तो वो बहुत कुछ बयां कर देती है। हाँ, क्योंकि ये वो जगहें हैं जो सीधे दक्षिण चीन सागर और ताइवान की ओर देखती हैं। सही कहा। और यहीं पर 20 अप्रैल से 8 मई 2026 के बीच बालिका तान युद्धाभ्यास चल रहा है। और भाई ये कोई छोटा मोटा अभ्यास नहीं है। बिल्कुल नहीं। इसमें 17,000 से अधिक सैनिक इस वक्त वहां मौजूद हैं। 17,000 मतलब अमेरिका और फिलीपींस तो हैं ही, लेकिन इस बार लिस्ट में फ्रांस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड भी शामिल हैं। हाँ, लेकिन इन सब में जो एक नाम सबसे ज्यादा चौंकाता है ना, वो है जापान। जापान? अच्छा, वो क्यों? देखिए, जापान का इस स्तर पर शामिल होना एक बहुत ही बड़ा रणनीतिक बदलाव है। ऐतिहासिक रूप से जापान का जो संविधान है वो शांतिवादी रहा है। मतलब वो अपनी सेना का उपयोग केवल आत्मरक्षा के लिए करते हैं ना? एकदम सही। लेकिन इस बार जापान ने पहली बार अपनी कॉम्बैट यूनिट्स यानी लड़ाकू टुकड़ियों और एंटी शिप मिसाइलों को फिलीपींस भेजा है। ओहो, ये तो सच में बहुत बड़ी बात है। और इतना ही नहीं, जापानी नौसेना के एक युद्धपोत ने हाल ही में ताइवान जलडमरू मध्य को भी पार किया है। अगर इसे मैं एक रोजमर्रा की उपमा से समझाऊं तो ये ऐसा है जैसे किसी मोहल्ले में सुरक्षा के लिए एक विशाल नेबरहुड वॉच कार्यक्रम शुरू किया गया हो। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। लेकिन यहाँ लोग हाथों में टॉर्च और लाठियां लेकर नहीं घूम रहे हैं। यहाँ भाई आधुनिक मिसाइलें जैसे कि हैमार्स, समुद्री ड्रोन और बड़े-बड़े युद्धपोत तैनात हैं। सही कहा आपने। और जब जापान अपनी कॉम्बैट यूनिट्स भेजता है तो मुझे लगता है कूटनीति की दुनिया में ये एक बहुत बड़ी रेड लाइन पार करने जैसा है। बिल्कुल। ये स्पष्ट रूप से एक अंतर्राष्ट्रीय डिटरेंस यानी निवारक रणनीति का संकेत है। अब ये बात केवल फिलीपींस की स्थानीय रक्षा तक सीमित नहीं रह गई है। तो इसका व्यापक असर क्या है? जापान सीधे तौर पर यह संदेश दे रहा है कि ताइवान या दक्षिण चीन सागर में कोई भी अस्थिरता उसकी अपनी राष्ट्रीय और ऊर्जा सुरक्षा को खतरे में डालती है। मतलब अमेरिका और उसके सहयोगी एक साझा मोर्चे के रूप में खड़े हो रहे हैं। जी। लेकिन देखिए, जब किसी के पड़ोस में 17,000 सैनिकों के साथ इतना बड़ा सैन्य जमावड़ा हो रहा हो और जापान जैसी शक्तियां अपनी मिसाइलें तैनात कर रही हों, तो चीन शांत तो नहीं बैठेगा। बिल्कुल। चीन की प्रतिक्रिया का आना तो तय था और खुफिया रिपोर्टों की जो अगली कड़ी है वो दिखाती है कि ये प्रतिक्रिया बहुत ही आक्रामक रही है। हाँ,
25 और 26 अप्रैल के डेटा के अनुसार चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी के दक्षिणी थिएटर कमांड ने लुजोन द्वीप के ठीक पूर्व में लाइव फायर अभ्यास किया है। अच्छा। और इसमें कौन शामिल था? इसमें उनकी 107 टास्क फोर्स शामिल थी। और ध्यान देने वाली बात यह है कि इस टास्क फोर्स का नेतृत्व 10,000 टन के 055 क्लास डिस्ट्रॉयर ने किया है। वाओ, 10,000 टन! मतलब ये दुनिया के सबसे उन्नत और भारी हथियारों से लैस युद्धपोतों में से एक है ना? बिल्कुल। और इसके साथ ही 22 अप्रैल की एक रिपोर्ट ये भी बताती है कि चीन का विमानवाहक पोत लियाओनिंग ताइवान जलडमरू मध्य से होते हुए दक्षिण चीन सागर में प्रवेश कर गया है। लेकिन इन सब भारी भरकम जहाजों के बीच एक नई तकनीकी छलांग ने पूरी तस्वीर को और भी जटिल बना दिया है। मैंने रिपोर्ट में चीन के नए टाइप 076 सिचुआन के बारे में पढ़ा। हाँ, टाइप 076। इसे हाल ही में समुद्र में परीक्षण के लिए उतारा गया है। और ये कोई सामान्य जहाज तो नहीं लगता? बिल्कुल नहीं। यह किसी पारंपरिक विमानवाहक पोत जैसा भी नहीं है। टाइप 076 सिचुआन को एक उन्नत ड्रोन कैरियर के रूप में डिजाइन किया गया है। ड्रोन कैरियर? जी। और इसकी सबसे खतरनाक विशेषता इसकी लॉन्च प्रणाली है। इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापल्ट तकनीक लगी है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापल्ट, ये शब्द सुनने में तो ऐसा लगता है जैसे किसी पुराने किले से पत्थर फेंकने वाली मशीन को आधुनिक रूप दे दिया गया हो। कुछ हद तक आप सही कह रहे हैं। तो ये तकनीक असल में काम कैसे करती है और ये इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? देखिए, इसे समझने के लिए हमें सामान्य विमानवाहक पोतों को देखना होगा। आमतौर पर जहाजों पर विमानों को उड़ान भरने के लिए एक घुमावदार ढलान का सहारा लेना पड़ता है, जिसे स्काई जंप कहते हैं। जी, स्काई जंप। लेकिन इस तरीके की एक सीमा होती है। विमान बहुत ज्यादा भारी नहीं हो सकता। अच्छा, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम क्या करता है? यह एक बहुत ही शक्तिशाली मैग्नेटिक सिस्टम है जो भारी और बड़े कॉम्बैट ड्रोन्स को बहुत तेज गति से और लगातार एक के बाद एक लॉन्च कर सकता है। तो मतलब इन ड्रोन्स पर अब ज्यादा हथियार, ज्यादा ईंधन और ज्यादा सेंसर्स लादे जा सकते हैं? एकदम सटीक। यह भविष्य के मानव रहित युद्ध की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। मतलब हवा में लगातार दर्जनों बड़े ड्रोन्स उड़ सकते हैं, वो भी बिना किसी इंसान की जान जोखिम में डाले। बिल्कुल, जो 24 घंटे निगरानी कर सकते हैं या हमला भी कर सकते हैं। और ताइवान की संभावित घेराबंदी के परिदृश्य में ये टाइप 076 एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। और मजे की बात तो ये है कि चीन इसका परीक्षण ठीक उसी इलाके में कर रहा है जहां अमेरिका और उसके सहयोगी अभ्यास कर रहे हैं। जी, यह एक बहुत ही स्पष्ट शक्ति प्रदर्शन है। लेकिन यहाँ एक वैचारिक टकराव होता है। मतलब अगर आपके पास 10,000 टन के विनाशकारी डिस्ट्रॉयर हैं और अब आसमान में उड़ने वाले उन्नत ड्रोन्स की फौज है, हाँ, तो फिर असल रोजमर्रा की लड़ाई इन हथियारों से क्यों नहीं लड़ी जा रही है? बहुत अच्छा सवाल है। और यही सवाल इस चर्चा को उस जगह लाता है जहां रणनीति सबसे ज्यादा धुंधली हो जाती है, यानी ग्रे जोन। देखिए, पारंपरिक युद्ध लड़ना बहुत ही महंगा और जोखिम भरा होता है। बिल्कुल। ग्रे जोन ऑपरेशंस वे रणनीतिक गतिविधियां हैं जो सामान्य कूटनीति से कहीं अधिक आक्रामक तो होती हैं, लेकिन सैन्य युद्ध की दहलीज से ठीक नीचे रहती हैं। मतलब युद्ध शुरू किए बिना काम निकालना। जी, इसका मुख्य उद्देश्य बिना एक भी गोली चलाए अपने लक्ष्यों को हासिल करना होता है। अगर इसे मैं एक रोजमर्रा के उदाहरण से समझाऊं, तो ये शतरंज का खेल नहीं है। ये ऐसा है कि मान लीजिए आपका एक पड़ोसी है जो हर रात चुपचाप अपने घर की बाड़ को आपकी जमीन की तरफ 1 इंच खिसका देता है। बहुत ही सटीक उदाहरण है ना? हाँ, अगले दिन सुबह आप देखते हैं कि बाड़ 1 इंच आगे आ गई है। अब अगर आप उस पर बंदूक तानते हैं या हमला करते हैं तो पुलिस आपको गिरफ्तार कर लेगी, क्योंकि भाई आपने हिंसा की शुरुआत की। बिल्कुल। लेकिन अगर आप कुछ नहीं करते तो धीरे धीरे आपका पूरा आंगन उसके कब्जे में चला जाएगा। ये ग्रे जोन की बिल्कुल परफेक्ट व्याख्या है। और 24 अप्रैल की खुफिया रिपोर्ट में चीन के जिन घोस्ट शिप्स का जिक्र है ना, जी, भूतिया जहाज, हाँ, वे इसी रणनीति का हिस्सा हैं। तकनीकी रूप से देखने में ये सिर्फ मछली पकड़ने वाली नौकाएं लगते हैं, जो चीन की मरीन मिलिशिया का हिस्सा है। लेकिन असल में ये मछली नहीं पकड़ रहे हैं। बिल्कुल नहीं। सरकार द्वारा इन्हें केवल समुद्र के विवादित हिस्सों में लंगर डालने और अपनी मौजूदगी दिखाने के लिए वित्तपोषित किया जाता है। मतलब वे बस वहां खड़े रहते हैं और जगह घेर लेते हैं। जी, स्कारबोरो शोल पर पानी में तैरते हुए बैरियर लगाना और रेनाई रीफ के पास कथित तौर पर साइनाइड डालना। साइनाइड
ताकि समुद्री जीवन और वहां मौजूद फिलीपींस के सैनिकों को नुकसान पहुंचे। हाँ, ये सब उसी बाढ़ को 1 इंच खिसकाने वाली रणनीति का ही हिस्सा है। ये तो बहुत ही शातिर तरीका है। और दूसरी तरफ फिलीपींस ने इसका जवाब देने के लिए एक अलग ही रास्ता अपनाया है। जी, 30 अप्रैल की रिपोर्ट में इसका जिक्र है। हाँ, वहां फिलीपींस के एक नागरिक समूह दिस इज आर्स का जिक्र है। इस समूह के जो आम नागरिक हैं वो जेट स्की और छोटी नावों पर सवार होकर फिलीपींस का झंडा लहराते हुए पागासान द्वीप पर रसद पहुंचाने निकल पड़े। और फिर चीनी कोस्ट गार्ड के विशाल जहाज़ों ने उनका पीछा किया और रास्ते में अवरोध पैदा किए। मतलब ये एक अविश्वसनीय दृश्य है। एक तरफ करोड़ों डॉलर के युद्धपोत, ड्रोन्स और मिसाइलें हैं और दूसरी तरफ आम नागरिक जेट स्की पर झंडे लेकर जा रहे हैं। ये एक बहुत ही असमान मुकाबला है। तो ऐसे में कोई भी आम इंसान यही सोचेगा कि भाई अमेरिका और उसके सहयोगियों की इतनी बड़ी नौसेना इन घोस्ट शिप्स को वहां से हटा क्यों नहीं देती? और यहीं वो बाढ़ वाला वाल काम आता है जिसके बारे में आपने अभी बताया था। अच्छा, कैसे? चीन इसी असमंजस का पूरा फायदा उठाता है। वो सैन्य टकराव की सीमा से ठीक नीचे रहकर अपना डी फैक्टो कंट्रोल यानी जमीनी दबदबा बढ़ा रहे हैं। अगर अमेरिका या फिलीपींस का कोई युद्धपोत इन मछली पकड़ने वाली नौकाओं पर हमला करता है तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्हें ही हमलावर माना जाएगा। और फिर चीन तुरंत ये दावा करेगा कि पश्चिमी देश गरीब मछुआरों पर मिसाइलें दाग रहे हैं। एकदम सही। इस तरह अमेरिका और उसके सहयोगियों के लिए बिना एक बड़ा युद्ध भड़काए इसका जवाब देना लगभग असंभव हो जाता है। ये तो एक ऐसा जाल है जिसे तोड़ना सच में बहुत मुश्किल है। बिल्कुल। अब देखिए, दक्षिण चीन सागर में रोज हो रही इन छोटी बड़ी घटनाओं और ग्रे जोन की रणनीतियों से एक ही बड़ा और गंभीर सवाल उभर कर सामने आता है। ताइवान का भविष्य? जी, ताइवान का भविष्य। 23 अप्रैल की रिपोर्ट बताती है कि ताइवान के एक मंत्री ने इतुआबा द्वीप का एक बहुत ही दुर्लभ दौरा किया, जहां ताइवान के कोस्ट गार्ड ने ड्रिल भी की। और दूसरी ओर चीन के लड़ाकू विमान लगातार ताइवान के वायु रक्षा पहचान क्षेत्र यानी ADIZ में घुसपैठ कर रहे हैं। तो इस पूरे डेटा सेट का विश्लेषण करने के बाद खुफिया एजेंसियों का वो सबसे बड़ा सवाल क्या कहता है? क्या चीन ताइवान पर हमला करने वाला है? 20 अप्रैल से 1 मई तक के रोजाना खुफिया आकलनों को गहराई से देखने के बाद निष्कर्ष मीडियम कॉन्फिडेंस के साथ ये है कि जी, फिलहाल अगले कुछ दिनों या हफ्तों में किसी पूर्ण युद्ध या अचानक हमले की कोई आशंका नहीं है। लेकिन जब चारों तरफ इतने सारे युद्धपोत और इतनी सेनाएं तैनात हैं, तो युद्ध क्यों नहीं? मतलब ये निष्कर्ष किस आधार पर निकाला गया है? देखिए, आधुनिक समय में एक फुल स्केल इन्वेजन यानी पूर्ण पैमाने पर आक्रमण को छिपाना लगभग असंभव होता है। वो कैसे? विशेष रूप से एक ऐसे द्वीप पर हमला करना जो पूरी तरह समुद्र से घिरा हो, ये दुनिया के सबसे जटिल सैन्य ऑपरेशंस में से एक होता है। इसके लिए कुछ बहुत ही स्पष्ट शॉर्ट वार्निंग इन्वेजन इंडिकेटर्स होते हैं। जैसे कि कौन से इंडिकेटर? जरा आसान भाषा भी समझाइए। जैसे कि बड़े पैमाने पर सैनिकों को तटों पर जहाजों में चढ़ाना, नागरिक रो जहाजों को सेना के कब्जे में लेना, रिजर्व सेना को अचानक वापस ड्यूटी पर बुलाना। अच्छा। और सबसे महत्वपूर्ण, बड़े पैमाने पर सीमा के पास ब्लड बैंक और फील्ड अस्पताल स्थापित करना। स्टाइलो इंटेल ऑप्स की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 2 हफ्तों के सैटेलाइट डेटा में इनमें से एक भी स्पष्ट संकेत नजर नहीं आया है। इसका मतलब है कि मंच तो तैयार किया जा रहा है, लेकिन अभी असली नाटक शुरू होने में थोड़ा समय है। जी बिल्कुल। लेकिन देखिए, इसी बीच वैश्विक राजनीति के दूसरे हिस्से से एक ऐसा घटनाक्रम सामने आया है ना, जो इस पूरी कहानी को एक नया ही मोड़ दे देता है। आप मध्य पूर्व की बात कर रहे हैं? हाँ, 22 और 28 अप्रैल की रिपोर्ट्स में मध्य पूर्व के प्रभाव का खुलासा हुआ है। हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य में बढ़ते तनाव के कारण अमेरिका को अपने 2 प्रमुख विमान वाहक पोत USS अब्राहम लिंकन और USS जॉर्ज वाशिंगटन को वहां से हटाना पड़ा है और उन्हें इंडो पैसिफिक क्षेत्र से निकालकर मध्य पूर्व भेजना पड़ा है। जी, ये एक बहुत बड़ा रणनीतिक बदलाव है। इन जहाज़ों के इस क्षेत्र से जाने का सीधा मतलब यह है कि इंडो पैसिफिक में अमेरिकी हवाई निगरानी और खुफिया जानकारी जुटाने की क्षमता में लगभग 30% की कमी आ गई है। 30% की कमी, ये तो एक बहुत बड़ा ब्लाइंड स्पॉट हो गया। मतलब आसमान से नजर रखने वाली कई आंखें अचानक बंद हो गई हैं। बिल्कुल। और चिंता का विषय सिर्फ ये ब्लाइंड स्पॉट नहीं है। और क्या है? जापान और दक्षिण कोरिया, जो कि अमेरिका के प्रमुख सहयोगी हैं, वो इस घटनाक्रम से अत्यधिक चिंतित हैं। उनकी ऊर्जा सुरक्षा काफी हद तक हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य से होकर आने वाले तेल पर निर्भर करती है। मतलब अगर मध्य पूर्व में रास्ता बंद होता है
तो टोक्यो और सियोल की अर्थव्यवस्थाओं पर सीधा और विनाशकारी असर पड़ेगा। एकदम सही। फिर यहाँ भाई दो चीजें एक साथ हो रही हैं। एक तरफ अमेरिका का पूरा ध्यान और उसके संसाधन मध्य पूर्व की तरफ खिंच गए हैं जी। और दूसरी तरफ जापान और दक्षिण कोरिया ऊर्जा संकट के डर से घिरे हुए हैं। तो क्या चीन इस स्थिति को अपने लिए एक अवसर की खिड़की के रूप में देख सकता है? ये संभावना बहुत प्रबल है। मतलब क्या इस ब्लाइंड स्पॉट का फायदा उठाकर वे दक्षिण चीन सागर में अपनी ग्रे जोन रणनीतियों को और भी तेज कर सकते हैं? देखिए, भूराजनीतिक विश्लेषकों के लिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। आने वाले समय में ये बहुत संभव है कि दक्षिण चीन सागर में मरीन मिलिशिया की तैनाती और ग्रे जोन की घटनाएं और भी ज्यादा तेज हो जाए। चीन ये सुनिश्चित करने की कोशिश करेगा कि अमेरिका की इस व्यस्तता का फायदा उठाते हुए वो बिना युद्ध की दहलीज पार किए अधिक से अधिक समुद्री क्षेत्र पर अपना नियंत्रण मजबूत कर ले। और अमेरिका क्या करेगा? वहीं अमेरिका और उसके सहयोगी बालिकातान जैसी युद्धाभ्यासों के जरिए अपनी मौजूदगी और डिटरेंस दिखाने का प्रयास जारी रखेंगे। अगर हम थोड़ा सोशल मीडिया के रुझानों और जनता के नजरिए की बात करें ना, तो एक्स और अन्य प्लेटफॉर्म्स पर राय बिल्कुल बटी हुई नजर आती है। जी बिल्कुल, दो फाड़ है। पश्चिमी रक्षा विश्लेषकों का मानना है कि यह केवल एक ग्रे जोन टेस्टिंग है, जहां चीन बस ये परख रहा है कि अमेरिका कितनी दूर तक प्रतिक्रिया देगा। और वहीं चीनी मीडिया और वहां के नेटिजन्स इसे अमेरिका और जापान द्वारा की गई एक उकसाने वाली कार्रवाई मान रहे हैं। उनका कहना है कि ये देश जानबूझकर क्षेत्रीय शांति को भंग कर रहे हैं, जबकि पश्चिमी देश इसे चीन के विस्तारवाद के खिलाफ एक जरूरी डिटरेंस कह रहे हैं। यह स्थिति साफ दिखाती है कि हर देश के पास अपने कार्यों को सही ठहराने का अपना एक तर्क है। चीन का दावा अपनी संप्रभुता की रक्षा का है, जबकि अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय जल मार्गों में नेविगेशन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने की बात करता है। और खुफिया विश्लेषण का काम इन्हीं विरोधी दावों के बीच से जमीनी हकीकत को निकालना होता है। बिल्कुल। तो इस पूरी चर्चा को समेटते हुए ना, मेरे दिमाग में विचार करने के लिए एक बहुत ही गहरा सवाल सामने आ रहा है। जी बताइए। मान लीजिए कि ये 17,000 सैनिकों वाला बालिकातान युद्धाभ्यास, जापान की मिसाइलें और अमेरिका का डिटेरेंस मिलकर किसी बड़े और विनाशकारी युद्ध को टालने में पूरी तरह सफल हो जाते हैं। ठीक है, मान लेते हैं। कोई मिसाइल नहीं चलती, कोई शहर तबाह नहीं होता। लेकिन क्या होगा अगर ये ग्रे जोन ही आने वाले समय का नया नॉर्मल बन जाए? ये वो परिदृश्य है जिससे रक्षा विशेषज्ञ सबसे ज्यादा डरते हैं। रोजमर्रा की धमकियां, आसमान में लगातार मंडराते हुए टाइप 076 के ड्रोन्स, समंदर में मछुआरों का रास्ता रोकते हुए वो घोस्ट शिप्स और इंच दर इंच खिसकती हुई वो अदृश्य बाढ़। जी। क्या ताइवान पर किसी रातों रात होने वाले अचानक सैन्य हमले के बजाय दुनिया एक स्लो मोशन नाकाबंदी होते हुए देख रही है? और सच कहूं तो यही ग्रे जोन की असली ताकत है। ये सब रातों रात नहीं होता, इसलिए कोई भी इसे रोकने के लिए सीधे तौर पर युद्ध शुरू नहीं कर सकता। शुरुआत में हमने उस एक्सरे मशीन की बात की थी ना? हाँ। शायद विश्लेषक अभी भी उस एक्सरे में एक साफ टूटी हुई हड्डी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कोई स्पष्ट युद्ध की घोषणा हो, जहाजों पर सैनिकों का चढ़ना हो या कोई मिसाइल लॉन्च हो जाए। जी। जबकि असल में जो बीमारी इस पूरे क्षेत्र को जकड़ रही है, वो एक अचानक लगने वाली चोट है ही नहीं। बिल्कुल नहीं। वो तो खून में धीरे धीरे फैलने वाले उस संक्रमण की तरह है, जिसे पकड़ना और जिसका इलाज करना टूटी हुई हड्डी को जोड़ने से कहीं ज्यादा मुश्किल होता है। बहुत ही बेहतरीन उपमा दिया आपने। और यही संक्रमण इस दशक की सबसे जटिल भूराजनीतिक पहेली बनी रहेगी। तो सभी श्रोताओं के लिए ये सुबह का एक संक्षिप्त अपडेट था। इस पूरे घटनाक्रम, इन सैन्य चालों और इस क्षेत्र के पिछले 2 सप्ताह के विस्तृत विश्लेषण को गहराई से समझने के लिए अपने पसंदीदा चैनल पर स्टाइलो न्यूज़ इंटेल अपडेट का पूरा गहन विश्लेषण सुनना ना भूलें। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जमीनी हकीकत और खुफिया तथ्यों पर हमारी नजर आगे भी बनी रहेगी। जी, और अंत में अगर बिना किसी पूर्वाग्रह के AI संचालित ऑन डिमांड न्यूज़ और ऐसे ही सटीक खुफिया अपडेट्स चाहिए तो आज ही www.stylonews.com पर जाकर स्टाइलो न्यूज़ को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।